हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुरुक्षेत्र सीरीज़ का पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 46 से 68 तक मिलेंगे। ओके, यहाँ पे यह जो पार्ट है आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में बहुत सारे फिजिक्स के फार्मूले मिलेंगे जिसको आपको अप्लाई करना सीखना है, जो छोटे छोटे हैं बट टाइम ना लगे आपको, ऐसे कुछ सीखना है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वेरी सारे टाइप के क्वेश्चन और एमसीक्यू इस टाइप के वो दोनों में हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पीछे की दो चीज़ आपको पसंद आई है। तो आज हम इस सीरीज का तीसरा पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट है। वोल्ट मीटर है जो बेटा, वो प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव कितना बताता है? 200 वोल्ट है। नॉर्मली है, 200 वोल्ट नॉर्मली बताया है अभी। तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल बताओ। तो वर्ग माध्य मूल जो होता है ना, VRMS, और VRMS और हमने यहाँ पे लिखा है ना क्या होता है, V0/√2 होता है। और जहाँ पे V0 क्या है बेटा, V0 जो होता है ना वो पीक वैल्यू होता है, शिखर मान। V0 का मतलब क्या, वह क्या है, पीक वैल्यू है। और पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, शिखर मान। और V0 बराबर क्या होगा, V0 बराबर जो होता है ना, V और √2 होता है। क्या समझे, V0 बराबर क्या होता है, V√2 होता है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको जाना जरूरी है कि VRMS बराबर V0/√2 होता है। तो V का मान कितना है, 200 बटे 200 कर्णिम 2 हो जाएगा, तब बटे कर्णिम 2 है ही, कर्णिम दो कट जाएगा, जो 200 आएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 46 का हमारा 200 वोल्ट। समझ गया ना। VRMS बराबर होता है V0/√2 और V0 बराबर क्या होता है, V√2 होता है। V कितना दिया है, 200 वोल्ट आपका दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपका ओवर होता है। देखते हैं 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो बच्चों क्या कहता है। कहता है किसी कुचालक यानी कि विद्युत रोधी जो होता है ना, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक की मतलब परमिटिविटी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, परमिटिविटी का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। परमिटिविटी एयर का 1 होता है और 1 से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा होता है, 1 के बराबर नहीं होता है, 1 से ज़्यादा हमेशा होगा। तो यहाँ पे आंसर देखो क्या लिखा है ऑप्शन में, -3, 1 से कम है, 1 कभी हो ही नहीं सकता। 0 यह भी नहीं हो सकता है, 0.7 1 से कम यह भी नहीं हो सकता है। केवल बच्चा 6, तो हमेशा 6 होगा मेरा। हमेशा मतलब जब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा। मैंने बोला ना, हमेशा के का मान जो परमिटिविटी है ना, उसका मान 1 से ज़्यादा होता है हमेशा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है बेटा, कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। मतलब कि किस संरक्षण को फॉलो करता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम जानते हो कि आप सीधे सीधे कि लेंज का नियम हमारा फॉलो करता है एनर्जी को, ठीक है ना। अब एनर्जी को कैसे करता है, तो इसमें आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बेटा। आप जानते हो लेंज का नियम क्या कहता है, अगर आप फ्लक्स में चेंजिंग ज़्यादा करोगे तो करंट ज़्यादा बनेगा, विपरीत दिशा में ज़्यादा बनेगा। तो जितना देते उतना पा जाते हो आप, एनर्जी कंजर्वेशन पे आता है, ठीक है ना। और अगर डीपली पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक हमारा। तो आते हैं 49 पे। 49 क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है E/S। ई का मात्रक कितना होता है, ई हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, *S। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E/S। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अब ई यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और एस क्या है, सरफेस एरिया है। तो अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करने की ना करें, इसलिए हमने इसको अलग से दिया है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। देखो न्यूटन मीटर पर कूलाम कभी नहीं आएगा इसमें, और वोल्ट पर मीटर भी नहीं आएगा, न्यूटन पर कूलाम भी नहीं आएगा। यहाँ पे कितना केवल आपका वोल्ट मीटर आएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। आप इसको निकाल लोगे अलग से अपने प्रिपरेशन के लिए, आप इसको ज़रूर निकालिएगा और देखिएगा क्या वास्तव में वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट मीटर है कि नहीं है। वोल्ट मीटर ही आएगा, फाई को वोल्ट मीटर कहा जाता है मात्रक में। आप इसको निकाल के जरूर, ये आपका वर्क हो गया, ठीक है ना। कुछ आप भी वर्क करोगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा। आगे है 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत का शिखर मान है। शिखर मान वही फिर आ गया बेटा। तो V बराबर क्या होता है,
बोलोगे सर V√2 होता है, तो अब 220 गुणे √2 तो लगभग 311 वोल्ट होता है, लेकिन आपका 310 यहाँ के उसके करीब है, यही वाला आंसर हमारा होगा। ठीक है ना, 311 की किताब वाले देते हैं, बट अंशाल में हमारे कितना था 310 लगभग, तो 310 यानी कि 310 से 311 के करीब होता है। आगे लिखा है आपका, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। मान लो ये आवेश का कोई खोखला गोला है, ठीक है ना, आवेश उसी ऊपर बैठे हैं, मान लो अंदर ई का मान 0 है, इसके अंदर ना ई का मान कितना है, इसके अंदर ई का मान 0 है, क्योंकि बाहर आवेश है हमारे। तो कह रहा है ना कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो अब भाई जब आवेश कहाँ नहीं करे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ नहीं करेगा, अंदर नहीं करेगा, तो सीधे से लिखा किसी आंतरिक बिंदु पर, यानी कि अपने अंदर किसी भी बिंदु पर यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। अंदर, बाहर तो करना है, लेकिन अंदर नहीं करेगा। ठीक है ना, ये बातें आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई हैं, तो आप टिक लगा दोगे उसको। देखो कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ V की दूरी R के साथ क्या परिवर्तन होगा। मान लो आप यहाँ पे कोई गोली कोष है, आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी त्रिज्या R ली गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे E का मान देख रहे हो 0 बता दिया इन्होंने, E का मान कितना है 0 इन्होंने कह दिया है। तो कह रहे हैं अब V का मान R के साथ क्या परिवर्तन होगा। तो मैंने आपको ग्राफ बताया था बढ़िया सा, ऐसे बनाया था मैंने, V और R के बीच का ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ क्या होता था, यहाँ से यहाँ तक, तो एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ, क्या होता था ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाता था, यहाँ पे फिर यहाँ से गिरने लगता था। ये ग्राफ अगर आपको याद होगा तो पता है कि यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ तक R तक तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, R के साथ यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि त्रिज्या के साथ कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है आपका पहला वाला V प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा वाला V प्रोपोर्शनल टू R, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। V नियत होगा, अर्थात R पर निर्भर नहीं करता है, R पर निर्भर V का मान नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन क्या होगा, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर अब देख रहे हो 53 ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल पूछ रहा है। तो चाल के लिए कभी भी आप क्या लगा फॉर्मूला, V बराबर, एक मिनट, चाल के लिए आपका फॉर्मूला हमेशा क्या लगेगा, V बराबर √2qV/m। ये कहाँ से आया है, R बराबर, ये कहाँ से फार्मूला बेटा आपका आया है, यह है R बराबर, आपने पढ़ा है MV/QB, MV/ क्या होता है, QB होता है, यहीं से फार्मूला आया है। ठीक है ना, यहीं से आगे फिर आगे इसी के बराबर होता है रूट में 2MV/QB होता है, QB कट जाता है, तो ये फार्मूला हमारा आता है एट लास्ट कौन सा, यही V बराबर √2qV/m। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा क्या होगा, सही होगा। 500 वोल्ट दिया है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। और m का मान आपको पता है कि 9.1 इलेक्ट्रॉन का मास है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। 54 नंबर लिखा है, धारा परिपथ, धारतीय परिपथ में, यानी कि कैपेसिटिव सर्किट है, एक कैपेसिटिव सर्किट है, अल्टरनेटिंग सोर्स से लगा हुआ है। तो पूछ रहा है इस परिपथ में धारा विभवांतर के, तो 90 अंश बेटा अग्रगामी होता है। ये आपको पता, अगर पढ़े होगे तो जो धारा होता है ना विभवांतर से कितना अग्रगामी होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला, 55 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो बेटा गामा किरणें भी चुंबकीय तरंगे हैं विद्युत वाली, यक्ष किरणें भी हैं, औरक्त किरणें भी हैं, बट बीटा किरणें नहीं है। इसको आप गुड मार लोगे, चौथा नंबर। ओके, अगला लिखा है आपका, एक एसी परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस मतलब क्या, रूट में यह जो आपका 8 ओम का प्रतिरोध लगा इसका स्क्वायर प्लस जो रिएक्टिव इंडक्टेंस लगा है ना पेड़ प्रतिरोध 6 का स्क्वायर, यानी कि बेटा 8 64 + 36 रूट में 100 और रूट में 100 का मान 10 होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको इम्पीडेंस का पता होना चाहिए। ये आएगा आपका 10 ओम, तीसरा वाला सही है। ओके, उम्मीद करते हैं कि बातें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो अगला सवाल आपका है बेटा 57, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट पर मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो। दो चीज़ें आप पूछा है ना, तो यहाँ पे होता है बेटा तरंग की चाल C बराबर जो होती है ना, यहाँ पे होता है ये आयाम इलेक्ट्रिक फील्ड का अपान आयाम चुंबकीय फील्ड का। ठीक है ना,
तो आप इसमें ई नाट का मान आपको दिया है, देखो 5 वोल्ट पर मीटर दिया है। और सी का मान जानते हो कितना होता है, वही प्रकाश की चाल 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करने के बाद आप पाओगे 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ टेस्ला पाओगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमको पता है ये आएगा सी बराबर इतना रख देंगे और ई का मान दिया है उसको रख लेंगे। तो एक क्या लिखा है आपका, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में 5, वास्तव में यहाँ पे देखो ज़रा, ये आएगा 3.0 गुणे 10⁸ आएगा, और ये कितना आएगा, ये 5 है बटे बी नॉट है। तो बी नॉट बराबर वास्तव में क्या होगा, तो बी नॉट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये नीचे भाग जाएगा, तो 5/3 और गुणे हो जाएगा, उधर जाएगा ऊपर 10⁻⁸, तो ये वाला आएगा आपका तीसरा वाला। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे मैं हिंदी में 2 लिख दिया हूँ, 2 अंकित है। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण होगा। इसको अगर आप लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने बार बार बताया आपको कि P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है, और 2L में 2 अलग से नहीं लेते हैं। Q का मान कितना दिया, 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 गुणे 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 2L का मान 3 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा 3 गुणे 10⁻⁶ कितना आएगा, -2। तो अब गुणा कर लो आप, 3 दूनी 6 गुणे 10⁻⁻�60, यानी कि दूसरा वाला सही है। तो 58 भी और होता है। देखते हैं 59 नंबर क्या कहता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखो बच्चों, क्या कहता है, दिए गए चित्र में किसी परिपथ में भाग में धारा दर्शाई गई है, तो आई का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, आई का मान, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ फिर आगे चलते हैं। आई का मान पूछ रहे हैं, अब बढ़िया से आपको दिख रहा है हमको लगता है, तो चलिए निकालते हैं आई का मान। देखो शुरुआत में बेटा 4 2 6 एम्पियर की धारा चली है, 6 एम्पियर की धारा, और यहाँ पे कितना बटा 1 एम्पियर ये ले लिया, 1.3 ये ले लिया, बचा कितना 6 में से। हम जानते हैं कि मतलब कि अदिश वाला भी फॉलो करती है, सदिश वाला भी फॉलो करती है, ना तो अदिश है ना तो सदिश है, और अगर प्रोबेबिलिटी आती है तो ये अदिश है वास्तव में। और तो बचा कितना 6 में से 2.3 निकल गया, बचा 3.1 वाला ले लेगा, हाई और यानी दूसरा सही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, लिखा अगला, यदि किसी ए क्षेत्रफल वाले कुंडली में धारा आई बह रही हो तथा फेरों की संख्या n हो, तब कुंडली का आघूर्ण क्या होता है। वैसे आघूर्ण बेटा m बराबर होता है I × A होता है। अगर आघूर्ण कोई पूछता है ना, m बराबर क्या होता है, I × A होता है। ओके, तो अब चूंकि यहाँ पे n फेरों की कुंडली है, तो यहाँ पे n आगे लग जाएगा, यानी कि m बराबर क्या हो जाता है, NIA। पहला वाला ऑप्शन हमारा बेटा क्या है, सही है। चलिए अगला 61 क्या कहता है, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। इतना आसान बात, देखो जरा, देखो ये दोनों पड़े समांतर क्रम में हमारे हैं, तो आर का हो जाएगा हमारा R/2 हो जाएगा, और R/2 और दूसरे श्रेणी क्रम में लगे हैं, प्लस आर कितना हो जाएगा, 5R/2 हो जाएगा। बहुत आसान है, तो 61 खत्म हो गया बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है आपसे, यदि सेलों के संयोजन में R1 व R2 क्रम से आंतरिक तथा कुल बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है ना, R1 क्या है, R1 इंटरनल है, ध्यान देना थोड़ा सा, और R2 क्या है, R2 जो है एक्सटर्नल है। ओके, 2 चीज़ें आपको दी गई हैं। तो कह रहा है तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होगा। अब देखो हमेशा एक्सटर्नल हमको ज़्यादा चाहिए होता है, इंटरनल ज़्यादा हो गया तो एनर्जी अपने मन में वो ज़्यादा खाने लगेगा, तो हमको एक्सटर्नल बेटा हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बिना सोचे लगा दोगे, एक्सटर्नल हमको सेलों में हमेशा ज़्यादा चाहिए, इंटरनल ज़्यादा हो गया तो एनर्जी सारा अपने खुद सारा खा जाएगा वो। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, सही होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 64 देखो बच्चों क्या कहता है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता क्या होगी। तो फार्मूला क्या होता है, C बराबर 4πε0 होता है। फार्मूला में क्या होता है, C बराबर 4πε0, ये आपको पता ही होगा। R त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होता है वैल्यू रखने के लिए, कि चूँकि हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है। तो यहाँ पे उल्टा करके मान रखना होगा आपको, तो आप कितना पाओगे, 10⁻9 फैराड पा जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बाकी वही बच जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 64 खत्म होता है, 65 पे आते हैं। बोल रहा है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो प्रेरकत्व का मात्रक बेटा होता है ओम सेकेंड होता है, ठीक है ना। फार्मूला आपका होता है L बराबर E अपान di/dt। इसको सॉल्व करोगे ना तो आप पा जाओगे कि ओम सेकेंड होता है। अगला क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न कब होती हैं, तो आप बोलोगे त्वरित आवेश द्वारा। अगर आवेश में त्वरण है, त्वरण ज़्यादा है तो वही तो क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग पैदा होगा। अगला क्या लिखा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2 का मान होता है। इसको निकालने के लिए आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान रखना होगा और सॉल्व करोगे बेटा तो आप पाओगे कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड पाओगे आप, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड में है, सारी बात ध्यान दीजिएगा। आप ये सोच के सॉल्व करिएगा कि हमारा आंसर जो लाना है सेंटीमीटर पर सेकंड में लाना है, ठीक है। तो अगला है आपका 68, कहता है V बोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन V चाल से एक लक्ष्य से टकराता है, तो 2 V बोल्ट से इसको त्वरित कर दिया जाए। तो ये फार्मूला आपको मैं बताया था ना कि यहाँ पे V बराबर क्या होता है, 2Q कैपिटल V/m। V तो स्मॉल v चाल है और कैपिटल V यहाँ पे क्या है आपका 2 वोल्ट, यानी कि विभवांतर है, विभव कर सकते हो। तो बेटा इसको मैंने साल यहाँ पे किया है, थोड़ा इसको ऊपर लाते हैं हम। ये देखो ज़रा, देख रहे हो ना बढ़िया से। तो देखो ये हमने किया कि जब v बराबर 2 भी कर देंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा एक ठो, देखो 2 लग गया है। और है इतना तो v के बराबर ही था, स्मॉल v के बराबर ही था, तो 2 और लग गया, तो रूट v बराबर कितना आ गया, रूट में 2 भी आ गया। यानी कि इसका वाला ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला वीडियो है अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे काफ़ी चूँकि तर्क वाली बातें की गई हैं, तमाम फार्मूले के बारे में बातें की गई हैं। तो आप ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए, हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए। हम चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाएँ, और उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और मेहनत आप कर भी रहे हो। तो फिर मिलेंगे बेटा आपसे इस सीरीज़ में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और हंसते ज़रूर रहना। ऑल द बेस्ट।